हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। ये हमारा वीडियो नंबर दूसरा है, जो कि जानते हैं कि आज आपका है क्या चीज़, मंडे। ठीक है, आज है मंडे और ये वीक शुरू हो चुका है। तो आज हम लोग वीडियो नंबर दूसरा देखने वाले हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। ठीक है, यह वीडियो नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं बायो साइंस में कितना पढ़ाया हूँ। हर एक सब्जेक्ट में आपको कितना कितना वीडियो हो चुका है ये आपको पता चलेगा। तो ये वीडियो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप लोग जानते हैं कि अभी जो पार्ट चल रहा है बायो साइंस के एनाटॉमी फिजियोलॉजी से चल रहा है। माइक्रोबायोलॉजी छोटा सा पार्ट है, उसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है, हम लोग भी उसको देख लेंगे। फिलहाल ये वाला चलिए आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है। ये टॉपिक आपसे एग्जाम में हमेशा जो है 5 नंबर या 10 नंबर में पूछता है ये प्रश्न। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि ह्यूमन सेल, मानव कोशिका किसे कहते हैं बताना है। ठीक है, तो देखिए मानव कोशिका, सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो कोशिका होता है, जो सेल होता है, यह बॉडी का, शरीर का एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब यह आपके बॉडी के स्ट्रक्चर में भी रोल निभाता है और आपके बॉडी में जो सभी ऑर्गेन हैं वो ऑर्गेन फंक्शन में भी यह भूमिका निभाता है। मतलब शरीर कैसे काम करता है उसमें भी भूमिका निभाता है, और शरीर का रचना कैसे किस ऑर्गेन का होता है उसमें भी भूमिका सेल का रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी और सूक्ष्म इकाई जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रिया को करने की क्षमता रखता है उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका जो होता है हमारे बॉडी में सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्म इकाई है। ठीक है, जो फ्री रूप से जीवन के क्रियाओं को करने की क्षमता रखता है, इससे ही हम लोग कोशिका कहते हैं। समझ गए। कोशिका के चारों ओर से प्लाज्मा झिल्ली से ढकी रहती है। जो कोशिका है वो अपने चारों ओर से जो है प्लाज्मा झिल्ली से ढकी रहती है। कोशिका शरीर की बनावट का मुख्य आधार है। हमारा शरीर का कोई भी ऑर्गेन बना है, चाहे हड्डी हो, चमड़ा हो, कुछ भी बना है, यह सब सेल से ही निर्मित हुआ है, कोशिका से ही निर्मित हुआ है। क्योंकि जो कोशिका होता है मिल मिल के एक जाल बनाता है। ठीक है, मिल के एक जाल बनाता है, समझ गए। और यह ऊतक बनाता है, सेल मिल के ऊतक बनाता है और वह ऊतक सब मिल के बॉडी का निर्माण करता है। तो इसीलिए कहता है कि जो कोशिका है वह शरीर की बनावट में मुख्य भूमिका निभाती है। कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। देखिए, कोशिका फ्री रूप से बॉडी में काम करता है, स्वतंत्र रूप से काम करता है। ठीक है, यह जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह प्लाज्मा झिल्ली से चारों ओर से ढकी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और यह शरीर की बनावट की मुख्य आधार होती है कोशिका। ठीक है, विदाउट कोशिका आपके बॉडी का निर्माण संभव नहीं है। समझ गए। चाहे वो हड्डी जो देखते हैं, हड्डी भी एक कोशिका के ही बना होता है। मांस देखते हैं वो कोशिका ही है, सब मिल के बनाता है। ठीक है ना। तो ये कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। चलिए यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं हम। मुख्यतः कोशिका के 3 भाग में एक होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद होता है साइटोप्लाज्मा और एक होता है न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली होता है जो चारों साइड से मेम्ब्रेन ढका रहता है। उसके बाद कोशिका द्रव होता है, जो कोशिका के अंदर द्रव होता है काफ़ी बड़ा अमाउंट में, वह कोशिका द्रव होता है, साइटोप्लाज्म। और बीच में जैसे मानिए यह कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका है। कोशिका के चारों साइड ये जो होता है, ये वाला ढकने वाला, यह झिल्ली होता है। ठीक है, उसके बाद इसके बीच में जो है आपके तरल भरे होते हैं, द्रव भरे होते हैं, जिस पर सभी कोशिका के अंग तैरते रहते हैं। तो ये द्रव जो होता है बीच में, यह कहलाता है साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव। और इसके बीच में होते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, जिसमें आपका पाया जाता है क्रोमोसोम, न्यूक्लियक डीएनए जो होता है। तो यही आपका कोशिका होता है। बेसिकली 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक है आपका ये प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, बीच में द्रव भरा रहता है और सबसे केंद्र में होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब आता है महत्वपूर्ण बातें हैं कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर। अब सेल का बनावट कैसे, अब चूंकि सेल आपके बॉडी के बनावट में भूमिका निभाता है, तो सेल भी तो एक कैसे बनता है इसको तो जानना होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, चलिए हम लोग जो है इसको देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी सेल के जो संरचना होता है। देखिए, मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म जीवित इकाई होती है सेल। कोशिका ऊपर भी देखे हैं कि बॉडी में पाए जाने वाला यह सबसे सूक्ष्म छोटा जीवित इकाई होता है, यूनिट होता है। ठीक है,
कोशिका चारों ओर से, मतलब ये जो कोशिका होता है मैंने अभी बताया कि यह चारों ओर से झिल्ली से, प्लाज्मा झिल्ली से, मेम्ब्रेन से ढकी होती है। ठीक है, यह शरीर के संरचनात्मक इकाई है। मैंने पहले बताया कि यह शरीर के स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ठीक है, यह शरीर के स्ट्रक्चर मतलब संरचना में भूमिका अपना काफ़ी ज़्यादा निभाता है। कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन 3 भाग है पहले ही बता दिए, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, कोशिका भित्ति कहिए या कोशिका झिल्ली कहिए, वही बातें हैं। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण ऑर्गेन होता है सेल का। बात समझ गए? आगे चलिए, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यही कोशिका है। कुछ इस प्रकार से इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिगर के माध्यम से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जैसे मानिए ये कोशिका है, कटा हुआ भाग है, बीच से दर्शाने के लिए काटा गया है। ठीक है, लेकिन ये समझिए गोलाकार है, समझ गए, ये गोलाकार है इस प्रकार से। अब मैं आपको बता दूं, ये जो पीला वाला आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये वाला, ये पीला वाला जो लाइनिंग देख रहे हैं, ये है कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको सेल भित्ति भी आप कह सकते हैं, जो कोशिका को आकार देखता है, जो कोशिका को क्या करता है, आकार देता है, साइज बना के रखता है, कोशिका झिल्ली भित्ति। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा आप लोग क्या देखे हैं, दूसरा साइटोप्लाज्म देखे हैं। तो जो आप लोग को ये मटमैला जो ये दिख रहा है बीच में, ये वाला भाग जो मटमैला दिख रहा है आपको, जो बड़ा भाग है, ये कटा हुआ जो मटमैला पानी के कलर जो भाग है, ये पानी के कलर के जैसा ये जो भाग है ना, ये द्रव है। ये इसी द्रव को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। अब ये कोशिका में द्रव भरा होता है, इस द्रव को आकार कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति या झिल्ली, जो अपने द्रव जो भरा रहता है उसको एक आकार में रखता है। ठीक है, उसके बाद इस द्रव में विभिन्न ऑर्गेन जो है आपके तैरते रहते हैं। ठीक है, विभिन्न जो ये द्रव आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग जो है अंग है, जैसे लाइसोसोम है, राइबोसोम है, गोल्गी काय है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सब तैरते रहता है, ये सब कोशिका का अंग है। ठीक है, ये सब कोशिका का अंग है। मुख्यतः होते हैं 3 ही कोशिका में स्ट्रक्चर में, एक बाहर वाला भित्ति होता है जिसको झिल्ली भी कहते हैं, उसके बाद आपके द्रव भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिस पर सभी ऑर्गेन तैरता हुआ रहता है, और बीच में होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, एक केंद्रक होता है, इसी केंद्रक में आपके डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो ये मुख्यतः 3 ऑर्गेन याद रखिएगा। बाकी हम लोग को इसके सारे ऑर्गेन के बारे में पढ़ना है, तो चलिए हम लोग जो है इसके देखते हैं एक एक करके। बात समझ गए? चलिए, पहला होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में देखिए, कोशिका केंद्रक को कोशिका नाभिक भी कहते हैं। अब चूंकि यह बीच में रहता है तो इसे सेंटर कहिए या नाभि कहिए। जिस प्रकार से ह्यूमन का बॉडी में सेंटर माना जाता है नाभि को, उसी प्रकार से कोशिका में जो केंद्र होता है वह न्यूक्लियस नाभि हम इसको कह सकते हैं। तो कोशिका केंद्रक को, न्यूक्लियस को हम लोग नाभिक भी कहते हैं। ठीक है, यह कोशिका के बीच में गोलाकार या अंडाकार आकृति होता है। ये जो सेल है इसके बीच में आपके क्या होते हैं, गोलाकार या अंडाकार आकृति के न्यूक्लियस केंद्रक होते हैं इसमें। ठीक है, कंकालीय पेशियों, स्केलेटन मसल्स एवं कुछ अतिरिक्त अन्य कोशिकाओं में एक या एक से ज़्यादा भी केंद्रक होते हैं, परंतु लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गेन हैं, चाहे वो रक्त हो, हड्डी हो, मांस हो, स्किन हो या कोई अदर ऑर्गेन हो, यह सब में कोशिका है और सभी कोशिका में आपको केंद्रक पाया जाता है। बट जो ब्लड का आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, इसमें आपके केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा भी कि किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं शरीर के, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बाकी जो स्केलेटन, जो कंकालीय पेशी होता है बॉडी का, स्केलेटन मसल्स जो होता है, उसमें एक से अतिरिक्त भी जो है कोशिका केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आरबीसी में नहीं होता है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत वाली छिद्रमय केंद्रक को कला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से ढकी रहती है। ठीक है, अब जिस प्रकार से पूरे कोशिका को चारों ओर से कौन, प्लाज्मा झिल्ली ढक के रखता है। ठीक है, दीवार, प्लाज्मा भित्ति कहिए या झिल्ली कहिए, कोशिका को ढक कर रखता है, उसी प्रकार से बीच में जो केंद्रक है, सेंटर है, इस बीच में जो ये सेंटर है, इसके चारों साइड से भी जो है आपके केंद्रक को ढक कर रखता है कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली केंद्रक को ढक के रखता है। ठीक है, समझ गए? कॉमन क्या है, देखिए, कोशिका को ढक कर रखता है, उसे प्लाज्मा झिल्ली कहिए या उसी को सेल वाल कहिए, वही है।
कोशिका को पूरा ढकता है, और केंद्रक को ढकेगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर वाल्व कहिए, ठीक है, वही बात है। केंद्रक 3 भागों में विभाजित होता है। अब ये जो सेंटर है, ये सेंटर है, ये भी 3 भागों में विभाजित होता है, एक एक करके समझिएगा। पहला में है केंद्रक झिल्ली। अभी मैंने आपको बता दिया कि केंद्रक झिल्ली का क्या काम है। तो केंद्रक झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली यानी जो कोशिका के बाहर वाला झिल्ली है, इसी के समान जो है यह अंदर वाला भी झिल्ली होता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन को छानना होता है। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, केंद्रक के चारों ओर मौजूद होता है ये कोशिका के अंदर में। तो इसका काम है कि प्रोटीन को यह फिल्टर करने का काम करता है, छानने का काम करता है कोशिका झिल्ली, ठीक है, पहला। दूसरा है न्यूक्लियोस होता है, उपकेंद्र। न्यूक्लियस से बना है न्यूक्लियोस, उपकेंद्र। यह गोलाकार होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। केंद्रक में ही मौजूद होता है उपकेंद्र, जो गोलाकार होता है, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है। बात समझ गए? चलिए, तीसरा है क्रोमैटिन। आपके इसी में मौजूद होता है क्रोमैटिन। यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का एक जाल होता है, इससे क्रोमोसोम का निर्माण होता है। क्रोमैटिन कोशिका का मुख्य आधार होता है, ठीक है। क्रोमैटिन जो होता है यह सेल का मुख्य आधार होता है, ठीक है। क्रोमैटिन जो है यह सेल का मुख्य आधार है। इसी के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का एक जाल होता है जो क्रोमोसोम का निर्माण करता है। इसीलिए लोग कहता है कि जो क्रोमोसोम होता है वह डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और ये जो क्रोमैटिन होता है ये कोशिका का मुख्य आधार है, क्योंकि यही डीएनए और हिस्टोन को रखता है जो क्रोमोसोम का निर्माण करता है। बात समझ गए? तो न्यूक्लियस में 3 ऑर्गेन, पहला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला, ठीक है। दूसरा हो गया उपकेंद्र और तीसरा हो गया क्रोमैटिन। ये 3 जो है आपके पाया जाता है केंद्रक में, ठीक है। आगे चलिए, और दूसरा है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। मैंने आपको बता दिया कि साइटोप्लाज्म सबसे बड़ा भाग होता है। यह एक द्रव होता है जो कोशिका के पूरे कोशिका में फैला रहता है, और इसी द्रव पर कोशिका के अंदर, इसी द्रव के अंदर जो है जितने भी कोशिका के अलग अलग पार्ट है, अंग है, वो सब तैरते रहते हैं, ठीक है ना। कोशिका के अंदर केंद्रक के अतिरिक्त, मतलब ये जो बीच वाला केंद्रक होता है, जैसे मानिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका के बाहरी परत भित्ति, और बीच में हो गया ये केंद्रक, ठीक है, बीच में हो गया ये केंद्रक, ये केंद्रक। तो एक केंद्रक के अलावा, ठीक है, जितने भी ये सारे के सारे ये जो जगह देख रहे हैं, ये सब में द्रव भरा रहता है और उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। सब में द्रव भरा होता है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो वही कह रहा है कि कोशिका के अंदर केंद्रक के अतिरिक्त समस्त भाग में कोशिका द्रव भरा रहता है। बात समझ गए? यही कोशिका द्रव कोशिका का जीवन सार होता है। अब ये जो द्रव होता है कोशिका के अंदर, साइटोप्लाज्म, यही जीवन का इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसी द्रव पर कोशिका के समस्त जीवन क्रियाएं आधारित होता है। ये जो द्रव होता है इसके अंदर, इसी द्रव के ऊपर निर्भर करता है कोशिका का पूरे जीवन, ठीक है। कोशिका की आकृति भिन्न हो सकती है, अलग अलग आकृति का कोशिका हो सकता है, परंतु सभी कोशिकाओं में द्रव समान भरा होता है। भले कोशिका का शेप साइज अलग अलग होगा, मानते हैं, बट जो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होगा वह सब में इक्वल होगा, ठीक है। और उस द्रव को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, जो केंद्रक के अलावा पूरे कोशिका में यही भरा रहता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के द्वारा कोशिका के वृद्धि, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, चयापचय, प्रजनन, उत्तेजना तथा गति आदि जीवित अवस्था की सभी क्रियाएं होती हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि कोशिका में जितने भी क्रिया, काम, पाचन, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन, चयापचय, मेटाबॉलिज्म, प्रजनन, उत्तेजना, गति, ये सब के सब जो है इसी के द्वारा होता है, साइटोप्लाज्म के द्वारा ही, ठीक है। तो ये चीज़ें समझिएगा। कोशिका द्रव के मुख्य 2 रूप है। कोशिका द्रव के मुख्यतः 2 प्रकार कहिए, 2 रूप कहिए, ये चीज़ें हैं, ठीक है, एक एक करके समझिए। पहला होता है साइटोसोल और दूसरा होता है सेल ऑर्गेन, ठीक है। साइटोसेल और सेल ऑर्गेन, ये 2 मुख्यतः ऑर्गेन होते हैं किसका? जो ये आपके कोशिका द्रव होते हैं। तो कोशिका द्रव के बारे में समझ गए कि भले कोशिका का संरचना अलग अलग हो, लेकिन सब में एक ही साइटोप्लाज्मा भरा रहता है, एक ही द्रव होता है, एक ही तरह के। केंद्रक के अलावा जो कोशिका के अंदर जो भी एरिया है उसमें साइटोप्लाज्मा ही होता है, ठीक है,
साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव ही होता है। यह कोशिका द्रव कोशिका के क्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण जो है क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ठीक है, क्रिया, गति सब चीज़ कोशिका का होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें ध्यान में आपको रखना है। ओके, चलिए अब आता है जो तीसरा पार्ट मैंने आपको पहले ही बताया, कोशिका कहिए, कोशिका झिल्ली कहिए, कोशिका भित्ति कहिए, तीनों एक ही तरह के होता है, एक ही नाम है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चाहे सेल मेम्ब्रेन कहिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, दोनों एक ही नाम है, कोशिका का झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, बात वही है। ठीक है, चलिए साइटोप्लाज्म के चारों ओर एक झिल्ली होती है जिससे होकर निश्चित पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने दिया जाता है, वह अन्य पदार्थों को रोक दिया जाता है। अब झिल्ली जो होता है यह कोशिका को शेप देता है, आकार देता है, निश्चित आकार देता है। ठीक है, एक भित्ति के समान होता है। अब चूंकि इस कोशिका में द्रव भरा होता है तो द्रव को एक आकार देने के लिए आपको एक सामान चाहिए, तो वह सामान जो होता है वह काम करता है, यह सेल मेम्ब्रेन भित्ति का काम, जो कोशिका को शेप देता है। शेप देने के साथ में यह छन्नी का भी काम करता है। ठीक है, यह छन्नी का भी काम करता है। अब चूँकि जो कोशिका है उसको तो बॉडी में है, तो उसको जो भी हम खाते पीते हैं वो सेल के अंदर कैसे जाता है, तो वो यही भित्ति के अंदर भित्ति के द्वारा जाता है। जो जरूरी के पदार्थ होते हैं यह कोशिका भित्ति अंदर जाने देते हैं, जो अन्य पदार्थ होते हैं यह कोशिका झिल्ली जो है रोक देता है अंदर जाने से। तो ये महत्वपूर्ण जो है काम है कोशिका झिल्ली का। ठीक है, कोशिका कल्ला या झिल्ली कहिए जीव द्रव के रासायनिक संगठन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य करती है। जीव द्रव यानी वही जो साइटोप्लाज्मा होता है उसके संगठन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य करता है, मतलब रचना बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान का कार्य करता है। अभी ऊपर देखे हैं कि यह जो है उपयोगी पदार्थों को अंदर आने देता है छनकर, और बाकी के जो पदार्थ होता है उसको बाहर ही रोक देता है। तो यह कोशिका के अंदर आदान प्रदान का भी काम करता है। कौन कौन सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका को तोड़ने में मदद करती है। अब ये जो भित्ति दीवार जो देखे हैं, कला जो देखे हैं, इसमें एंजाइम पाया जाता है जो कोशिका को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, यह हार्मोन को अंदर तथा बाहर आने जाने में मदद करता है, यह बाहरी उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है। अब चूंकि ये जो एक भित्ति है इसके अंदर अगर जो भी चीज़ें ज़रूरत है, अगर ये भित्ति ये मेम्ब्रेन अगर नहीं जाने देगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। उस कारण यह हार्मोन हो या कोई द्रव हो, जरूरी के जो भी पदार्थ हो, उसको जो है अंदर बाहर जाने आने में मदद करता है। और इसी प्रकार से हार्मोन को भी यह अंदर बाहर जाने देता है, तभी तो यह वृद्धि होता है, बॉडी में वृद्धि और विकास होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और यह बाहरी उत्तेजनाओं को भी ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से यह जो है सेल मेम्ब्रेन हो गया। सभी चीज़ों को समझ गए। चलिए अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ इतना आसानी से अगर आप नहीं एक बार और वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे तो नहीं समझने की चीज़ है। और बहुत लोग बायो साइंस में इसी कारण फेल करते हैं कि छोड़ ही देते हैं, सोचते हैं एग्ज़ाम के टाइम में हो जाएगा, और होता नहीं है, क्योंकि अभी जब नहीं कीजिएगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर में लोग इसीलिए गड़बड़ हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर में सब चीज़ नया नया रहता है, उतना ध्यान देते नहीं हैं, बार बार प्रैक्टिस करते नहीं है, इसी कारण याद नहीं होता है और एग्ज़ाम में गड़बड़ कर जाते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर बार बार सामने आ जाए वो पुरान हो जाएगा तो आपको दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन चूँकि फर्स्ट ईयर नए नए रहता है, चीज़ें नए रहते हैं, तो लोग उतना प्रैक्टिस नहीं करता, इस कारण दिमाग में नहीं बैठ पाता है और फिर कहते हैं याद नहीं होता है। तो चीज़ें को बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो 3 महत्वपूर्ण अंग आप लोग देख लिए। अब जो भी चीज़ें हम देखेंगे वह सब के सब कोशिका अंग होगा। जो अभी ऊपर देखे ना आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में, कि इसमें एक सेल ऑर्गेन कोशिका अंग होता है। ठीक है, तो वो सभी कोशिका अंग जो है उसी साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, उसी द्रव के अंदर तैरता रहता है। उसमें से है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है, इसे आप लोग को पता है कि इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या के थैली कहते हैं। यानी यह अपने कोशिका के अपने ही पचा देता है, ठीक है, मार देता है। लाइसोसोम कोशिका के झिल्ली के निकट यानी सेल मेंबर के अंतर्गत निकट अंडाकार या गोलाकार आकृति में कलामयी संरचना मेम्ब्रेनस वेसिकल होती है। लाइसोसोम कौन सा है, चलिए मैं आपको एक बार फिगर के माध्यम से दिखाई देता हूँ। देखिए लाइसोसोम कौन सा है, लाइसोसोम ए वाला है। ठीक है, लाइसोसोम यह सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सेल मेंबर कौन सा है, यही ना सेल मेंबर। यह सेल मेंबर
के सबसे नज़दीक है। देखिए तो इसके नज़दीक है ना, सबसे नज़दीक तो है यही। तो यह सेल मेम्ब्रेन, इसे लाइसोसोम कहते हैं। यह अपनी कोशिका को खुद पचा देता है, मतलब कोशिका के अंदर जो अन्य कोशिका होता है उसको खुद यह पचा देता है, समझ गए, मार देता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए लाइसोसोम का क्या काम है। तो लाइसोसोम कोशिका झिल्ली के अंतर्गत निकट अंडाकार गोलाकार आकृति होती है। इसके अंदर एंजाइम जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फेट, प्रोटीएज, लाइपेज और ग्लाइकोसाइडेज आदि उत्पन्न होते हैं। मतलब इसके अंदर एंजाइम जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फेट, ठीक है, प्रोटीएज, लाइपेज और ग्लाइकोसाइडेज आदि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जो भोजन को पचाती है तथा एंजाइम न्यूक्लिक एसिड DNA RNA के बड़े अणुओं को खंडित करके छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करते हैं, जो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को भी पचा देता है। लाइसोसोम क्या होता है कि जो मृत कोशिका होता है उसको भी यह खत्म कर देता है, पचा देता है। इसीलिए इसे सेल नेक्रोसिस यानी इसीलिए इसे लाइसोसोम का पचन उपकरण भी कहते हैं, यानी आत्महत्या की थैली भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो यह मुख्यतः क्या करता है कि यह एंजाइम का उत्पन्न करता है। यह एंजाइम जो है पाचन में भूमिका निभाता है। इसी कारण से जो आपके क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं उसको यह पचा देता है। ठीक है, अपने ही अंदर। तो लाइसोसोम ये हो गया। अब दूसरा है गोल्गी एपार्टस है। यह भी कोशिका जो द्रव है उसके ऊपर तैरने वाला ऑर्गेन है, गोल्गी एपार्टस, गोल्गी काय। ठीक है, यह बहुत छोटी छोटी आकृति होती है जो कोशिका के साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में एक नली के आकार की रचना होती है। यह केंद्र के समीप स्थित होती है। इनकी रासायनिक रचना में लाइपोप्रोटीन अधिक रहता है, मतलब इसमें प्रोटीन अधिक रहता है। तो गोल्गी एपार्टस कहाँ पे है, देख लीजिए। गोल्गी एपार्टस देखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये है आपका गोल्गी एपार्टस, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, यही है आपका गोल्गी एपार्टस, जो कि कोशिका द्रव के अंदर जो है यह आकृति जो है पतली पतली सी बनी होती है, यही गोल्गी एपार्टस है। तो गोल्गी एपार्टस के बारे में चलिए देख लीजिए। गोल्गी एपार्टस केंद्रक के नज़दीक इनकी रासायनिक संरचना में मतलब इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और यह एक नली नुमा संरचना होती है, जो अभी आप देखें ना, एक नली नुमा संरचना जो है अभी आप देखे हैं। ठीक है, वही चीज़ें हैं। गोल्गी तंत्र का संबंध यानी स्राव सिक्रेशन की क्रिया से होता है, यानी गोल्गी तंत्र का जो संबंध है वह सिक्रेशन की क्रिया से होता है। यह पॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोप्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का आंशिक निर्माण भी करता है। मतलब यह पॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोप्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का आंशिक निर्माण भी करता है। ठीक है, कोशिका के अंदर जो भी स्राव उत्पन्न होते हैं और एकत्र होते हैं उनको यही गोल्गी तंत्र कोशिका कला के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। मतलब जो कोशिका के अंदर जो भी सिक्रेशन होता है, जो भी स्राव होता है, वह स्राव का कंट्रोल कौन करता है, यही गोल्गी एपार्टस करता है। यह बाहर निकाल देता है उस स्राव को। ठीक है, कोशिका के अंदर से। साथ में यह आंशिक रूप से पॉलीसेक्राइड, ग्लाइकोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण करता है। ठीक है, इसके अंदर रासायनिक संरचना में लाइपोप्रोटीन अधिक रहता है। ठीक है, इसके अंदर संरचना में, और यह केंद्रक के नज़दीक होता है। ठीक है, यह साइटोप्लाज्म में एक नली के आकार की संरचना होती है जो सिक्रेशन की क्रिया से जो है इसका संबंध है। यह जो है पदार्थ को निकालता है अंदर से, जो क्या होते हैं अंदर से जो स्राव उत्पन्न होता है उसको कलेक्ट करके बाहर निकालता है। तो यही गोल्गी एपार्टस होता है, जो कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेन है। ठीक है, पांचवा है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम कणिका यानी ग्रेनुलोस की तरह होते हैं। यह कोशिका द्रव के अंदर एकाकी अथवा समूह में होते हैं। राइबोसोम जो है कोशिका द्रव में यानी साइटोप्लाज्म के अंदर या तो एक मिलेगा या एक से ज़्यादा समूहों में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों में मिलेगा, जिनमें राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी RNA रहता है। राइबोसोम में क्या होता है, RNA रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइबोसोम में समस्त कोशिका का आधे से अधिक प्रोटीन इन्हीं में निर्मित होता है। चूँकि इसमें RNA रहता है, ठीक है, तो इसमें जो प्रोटीन का निर्माण होता है कोशिका में, वह आधा से ज़्यादा कोशिका का प्रोटीन यही निर्मित करता है। कौन, राइबोसोम। अतः इनको प्रोटीन निर्माण का कारखाना भी कहा जाता है। तो राइबोसोम में आधा से ज़्यादा प्रोटीन होने के कारण इन्हें प्रोटीन का निर्माण का कारखाना भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं में RNA होता है। राइबोसोम कोशिका द्रव में एक या समूहों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यह ग्रेनुलस के तरह होते हैं। तो राइबोसोम को समझिएगा। राइबोसोम कहाँ है, देखिए
राइबोसोम जो छोटा छोटा बिंदी आप लोग काला काला देख रहे हैं ना, यही राइबोसोम होता है, छोटा छोटा बिंदी यही राइबोसोम है। ये राइबोसोम क्या करता है, ठीक है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है आरएनए होता है, आधा से अधिक जो है प्रोटीन इसी में होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो चीज़ों को समझ गए। चलिए अब आता है आखिरी में है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा की सेंट्रोसोम एक अति लघु घनीभूत संरचना है। सेंट्रोसोम कौन है, देख लीजिए, सेंट्रोसोम घनीभूत संरचना है, ठीक है, संरचना है जो चारों ओर से धागे जैसी संरचनाओं से जो है घिरी हुई रहती है तथा दो केंद्रिका मतलब न्यूक्लियस से निर्मित, इसमें दो केंद्रिका होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन रिप्रोडक्टिव क्रिया को पूर्ण करना। तो साइट्रोसोम क्या होता है, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म कि सेंट्रोसोम एक अति लघु घनीभूत संरचना है। मतलब जो सेंट्रोसोम है यह आपके साइटोप्लाज्मा के एक घनीभूत संरचना है, ठीक है, जो चारों ओर धागे जैसी संरचना में आपके मौजूद होता है। ठीक है, और यह जो है विभाजन, कोशिका विभाजन जो होता है ना, उसमें सेंट्रोसोम काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी पूर्ण करता है कोशिका विभाजन के काम को। ठीक है, और इसमें दो केंद्रिकाओं से यह निर्मित होता है। सेंट्रोसोम दो केंद्रक से निर्मित होते हैं। चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो नॉर्मली यही आपका जो है कोशिका है। इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका एनर्जी गृह का पावर हाउस कहते हैं, एनर्जी हाउस कहते हैं। यही आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया है जो कोशिका को सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी देने का काम करता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी हाउस कहते हैं। तो चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। सातवां में एक और लिख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया, मैंने आपको सारा के सारा बता दिया। अब आपका काम है इसे समझना, देखना, लिखना। ठीक है, यहाँ पे मैंने टोटल इंग्लिश में भी दे दिया है। जिनको इंग्लिश में ज़रूरत हो वो अपना इंग्लिश में इसको तैयारी करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके कार्यों को देखते हैं। कोशिका के क्या कार्य होते हैं, कोशिका के कार्यों को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कोशिका के कार्य मैंने आप लोग अभी तक जितना पढ़ाए हैं समझ गए होंगे कि कोशिका का क्या क्या काम है। कोशिका के कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। प्रत्येक जीव या जीव प्राणी में जो सेल होता है एक मूलभूत इकाई है, मतलब यह सबसे महत्वपूर्ण इकाई है सेल। निम्नलिखित में से कार्य होते हैं। सेल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसमें जो है आपके निम्नलिखित कार्य होते हैं। सेल का काम होता है वृद्धि करना, जैसे जैसे सेल में वृद्धि होगा वैसे वैसे बॉडी में भी वृद्धि होगा, तो इसका काम है वृद्धि करने का। इसका काम है मूवमेंट, गति करने का। या शरीर में कहीं भी क्षति, चोट आदि पहुंचती है तो यह श्वेत रक्त कोशिकाओं उस प्रभावित स्थान की ओर एमीबॉइड गति करके पहुंचती है और क्षति को पूर्ति करती है। आपके शरीर में कहीं भी घाव हो जाए, चोट लग जाए, क्षति पहुंचे तो वहाँ का कोशिका का क्षति होता है। तो वहाँ की कोशिका को क्षतिपूर्ति करने के लिए एमोवाइड गति से वहाँ पे WBC पहुँचता है और क्षति को पूर्ति करता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट होता है, इसमें गति होता है। तीसरा है इसमें श्वसन का भी काम होता है। इसके कारण जो है कोशिका में श्वसन का भी काम होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें उत्सर्जन का भी कार्य होता है इसके द्वारा एसिमिलेशन का भी काम होता है, स्वांगीकरण का भी। इसके द्वारा एग्जेक्टिबिलिटी मतलब उत्तेजना का भी काम होता है, रिप्रोडक्शन का भी कार्य होता है और अन्य कार्य भी बॉडी का यह करता है। तो कोशिका का बहुत सारे काम है, चाहे वो अन्य काम हो, प्रजनन का हो, उत्तेजना का हो, उसके बाद स्वांगीकरण का काम हो, उत्सर्जन का काम हो, श्वसन का काम हो, गति का काम हो या फिर वृद्धि का काम हो। तो यह सब जो है काम कोशिका के द्वारा किया जाता है। तो किन लोगों को समझ में आया है, और अगर आप चाहते हैं कि यह क्लास वाला PDF आपको लेना है तो आपको बायो साइंस में जो है आपको nursingyan.com पर यह PDF वहाँ पे वीडियो वाइज मिल जाएगा बायो साइंस में। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।